हेलो फ्रेंड्स। हार्ट, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर के पेशेंट्स में हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है कि मेडिसिन लंबे समय तक उन्हें लेनी पड़ती है। ज़्यादातर केस में लाइफ टाइम लेनी पड़ती है। काफ़ी लोग इससे ये परेशान होते हैं कि मेडिसिन के कॉस्ट को कैसे मैनेज करें, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए वो कॉस्ट को मैनेज करना इतना ईजी नहीं होता है। हमारे इंडियन सिनेरियो में तो बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनको मैनेज करना मुश्किल होता है। ये सारी मेडिसिन को कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक अगर लेना पड़े तो लोग फिर भी कैसे तैसे करके काम चला लेते हैं, अपने बजट्स को एडजस्ट करके काम चलाते हैं। लेकिन जब सवाल होता है इसे लंबे समय तक लेना और इस दवाइयों पर आपका सर्वाइवल डिपेंडेंट है, इसको लाइफ टाइम लेना, तो फिर ये एक डिफ़िकल्ट इशू बन जाता है जिसको पेशेंट कई बार चाहते हैं मैनेज करना, डॉक्टर से भी रिक्वेस्ट करते हैं। तो आज कुछ यूज़फुल चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे जिससे आप अपने कॉस्ट को कुछ हद तक कम कर सकते हैं बिना अपनी सेफ्टी को ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किए। हालाँकि इसमें कोई क्लियर कट बहुत अच्छे गाइडलाइंस या बहुत अच्छा कोई ऐसा जादुई नुस्खा मेरे पास नहीं है जिससे दवाइयों का आपका रिक्वायरमेंट या कॉस्ट बहुत कम हो जाएगा। लेकिन अच्छी तरह से अगर आप उसको प्लान करेंगे, डॉक्टर के साथ डिस्कस करेंगे, तो शायद आपको कॉस्ट कम करने में मदद मिलेगी। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। देखिए, मेडिसिन का कॉस्ट एक इम्पॉर्टेंट इशू होता है। मेडिसिन जो है, स्टैंडर्ड ब्रांड्स की भी बहुत अलग अलग वैरायटी की मेडिसिन आती हैं, बहुत अलग अलग कंपनीज़ की मेडिसिन आती है। इवन स्टैंडर्ड ब्रांड्स में भी कई बार कॉस्ट का बहुत सिग्निफिकेंट वेरिएशन हो सकता है। तो ये चीज़ों को आपको अपनी डॉक्टर के साथ डिस्कस करने की आवश्यकता है कि देखिए, सबसे पहले तो आपके लिए ज़रूरी है कि अपने डॉक्टर को बताइए कि मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। कई बार क्या होता है कि आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर को आपके कपड़ों को देख के, आपके रहन-सहन को देख के अंदाज़ कर पाना बहुत मुश्किल होता है कि ओवरऑल आप मेडिसिन अफ़ोर्ड कर सकते हैं कि नहीं। तो वो कई बार स्टैंडर्ड जो ब्रांड्स वो लिखता रहता है, वही लिखता है, या कई बार वो कुछ एक्स्ट्रा मेडिसिन भी जो उसको लगता है कि आपकी छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स को कवर करने के लिए ज़रूरी है, वो आपको देता रहता है। तो अगर आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप मेडिसिन का कॉस्ट बेयर नहीं कर पा रहे हो या उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो इसको अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करिए। मैं इस प्रैक्टिस को बिल्कुल एनकरेज नहीं करता कि आप घर पे ही खुद ही मैनेज कर लो और जो महंगी दवाई है उसको बंद कर दो, सस्ती दवाई को चालू रखो, या सारी दवाई बंद कर दो या सारी जेनरिक ले लो। ये कंपैरेटिवली काफ़ी रिस्की है, क्योंकि इसमें आपको नहीं पता रहता कि आप कौन-सी दवा ले रहे हो, कौन-सी नहीं, कौन-सी ज़्यादा ज़रूरी है, कौन-सी कम ज़रूरी है। तो ये चीज़ अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करिए कि सर, मेरे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और आई कैन नॉट कंटिन्यू ऑल दीज़ मेडिसिन्स, मैं सारी मेडिसिन लंबे समय तक नहीं ले पाऊँगा। तो इम्पोर्टेंट जो भी मेडिसिन्स है जिस पर मेरा सर्वाइवल इम्पोर्टेंट है, जिससे मेरा सर्वाइवल डिपेंडेंट है, उसके बिना मेरी मृत्यु हो जाएगी या प्रॉब्लम हो जाएगा, उनको आप कंटिन्यू रखिए। तो कई बार उसमें क्या होता है कि देखिए, डॉक्टर्स को सारे ऑप्शंस पता रहते हैं। एज अ पेशेंट आपको पता होना बहुत मुश्किल है कि कौन सी दवा में कौन सा मॉलिक्यूल है जिसका क्वालिटी भी ठीक ठाक है और उसमें कंपेरेटिवली कॉस्ट कम है। तो डॉक्टर्स आपको वो ऑप्शन सिलेक्ट करके देंगे। इसके अलावा डॉक्टर्स आपको उस तरह से गाइड कर सकते हैं कि कहाँ मेडिसिन को कंबाइन किया जा सकता है। कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जिसका एडवांटेज बहुत ज़्यादा होता है, कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जिसका एडवांटेज कंपेरेटिवली कम होता है, जिसके लिए ज़्यादा ट्रायल डेटा अवेलेबल है, ज़्यादा साइंटिफिक डेटा अवेलेबल है, वो मेडिसिन को आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो। जिसके लिए कंपेरेटिवली डेटा कम है या जो थोड़ा फ़ायदा करेगी, 1-2% का फ़ायदा करेगी, वो कंपेरेटिवली लोअर प्रायोरिटी पे रख सकते हो। इस हिसाब से डॉक्टर्स मेडिसिन को थोड़ा प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर्स मेडिसिन के कॉम्बिनेशंस यूज़ कर सकते हैं। जैसे एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल, स्टैटिन, इनका एक ट्रिपल ड्रग कॉम्बिनेशन जो है, वो आप सिंगल ड्रग अगर अलग-अलग लोगे तो एस्पिरिन पड़ेगी 3-4 रुपए की, क्लोपिडोग्रेल पड़ेगी 7 से 12 से 15 रुपए के बीच में, और स्टैटिन पड़ेगी 10 रुपए से लेकर 40 रुपए तक के बीच में। अगर आप कॉम्बिनेशन यूज़ करते हो तो आपको ये तीनों दवाइयों का कॉम्बिनेशन कई बार 8-10 रुपए से लेके 15 रुपए, 20 रुपए तक के बीच में मिल जाएगा। तो इसमें आपकी 3 दवाई एक साथ हो जाती है, तीनों को अलग से लोगे तो आपको 50-60 रुपए पड़ेगा। तो इस तरह के कॉम्बिनेशंस कई बार आप डॉक्टर को एनकरेज कर सकते हो कि वो यूज़ करें। कई डॉक्टर्स करते हैं खुद से, जैसे मैं अपने सारे पेशेंट में वो यूज़ करता हूँ, पर हर डॉक्टर नहीं करते। लोगों के अपने रिजर्वेशंस रहते हैं, अपने थॉट्स रहते हैं। तो कई लोग ऐसा मान के चलते हैं कि ये दवाई को अगर एक बार में दिया गया तो दवाई की एफिकेसी कंपैरेटिवली कम होगी। एक चीज़, आपस में रिएक्शंस होने का चांस ज़्यादा रहेगा, और दूसरा ये कि पेशेंट वो एक दवाई को अगर भूल गया तो सारी दवाइयों का इफेक्ट चला जाएगा, जान का खतरा हो जाएगा। इसलिए कई डॉक्टर ओल्ड स्कूल की जो थिंकिंग है उसके हिसाब से ये करते हैं कि सारी दवाइयों को सेपरेटली देते हैं। इसके अलावा कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में या सिविल वगैरह में भी कॉम्बिनेशन अवेलेबल नहीं होते, तो वहाँ पे भी ये लोग आपको सब दवाइयाँ सेपरेट करके देते हैं। फॉरेन कंट्रीज़ में भी वैसे ही ट्रेंड होता है। फॉरेन कंट्रीज़ में भी सारे मेडिसिन आपको सेपरेट ही मिलेगा, एस्पिरिन सेपरेट, क्लोपिडोग्रेल सेपरेट, स्टैटिन सेपरेट, सब अलग ही मिलेगा। कॉम्बिनेशन यूजली वहाँ नहीं मिलते हैं।
अपने यहाँ पे मिलते हैं तो इनका प्रयोग कर सकते हैं डॉक्टर्स। तो इससे आपका ओवरऑल बजट थोड़ा कट डाउन हो जाएगा, क्योंकि एक तो नंबर ऑफ टैबलेट्स कम हो जाएंगी। आप 10 मेडिसिन खा रहे हो और अगर दो दो के कॉम्बिनेशन आपने यूज़ कर लिए तो आपका ओवरऑल कॉस्ट जो है कम हो जाएगा, नंबर ऑफ टैबलेट्स भी कम हो जाएंगी, 10 के बदले 3-4 मेडिसिन आ जाएगी। तो उसमें क्या है कि कंपेरेटिवली आपका थोड़ा कॉस्ट कटिंग इससे हो सकता है। जेनरिक मेडिसिन का जहाँ तक सवाल है, मैं उसको बहुत ज़्यादा इंकरेज नहीं करता, क्योंकि अपने यहाँ जेनरिक मेडिसिन का क्वालिटी कंट्रोल उतना अच्छा नहीं है। काफ़ी जगह न्यूज़पेपर आर्टिकल्स वगैरह हमने देखे हैं जिसमें आता है कि उनकी दवाइयों की जांच हुई लेकिन अच्छी क्वालिटी नहीं पाया गया, ऐसा देखा गया है। तो इसलिए जेनरिक मेडिसिन हार्ट पेशेंट्स में मैं थोड़ा सा उसमें मेरे रिजर्वेशंस है। गवर्नमेंट उनको काफ़ी प्रमोट करती है, लेकिन उसमें ये है कि गवर्नमेंट को एटलीस्ट ये इंश्योर करना चाहिए कि वो सारे क्वालिटी कंट्रोल वाले हो, और जो कंपनियां खराब क्वालिटी बना रही है उनको सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए लोगों को, वैसा डर होना चाहिए। अगर वैसा दवा बनाने वालों को डर नहीं रहेगा तो मार्केट में नकली दवाइयाँ या सब स्टैंडर्ड दवाइयाँ या अच्छे से प्रिजर्व नहीं की हुई दवाइयाँ काफ़ी मिल लेती हैं। तो इसीलिए जेनरिक दवाइयों में कई बार क्या होता है कि क्योंकि ब्रांड वैल्यू नहीं होती उन चीज़ों की, वो किसी कंपनी द्वारा दी हुई दवा नहीं होती है, इसलिए एज अ डॉक्टर हमको थोड़ा संशय रहता है। ये वैसे ही है कि जैसे ब्रांडेड जूतों में और लोकल जूतों में, या ब्रांडेड कपड़ों में और लोकल कपड़ों में, ब्रांडेड गाड़ी और थोड़ी कम कॉस्ट वाली गाड़ियों में आपको ब्रांड का आपको लगता है कि जो ज़्यादा ब्रांडेड है वो चीज़ ज़्यादा अच्छी होगी, ये ऐसा डॉक्टर्स के दिमाग में भी रहता है। तो इसीलिए या तो सरकार को स्टेप्स लेके सारी जेनरिक दवाइयों को प्रॉपर टेस्ट करना चाहिए, बार बार टेस्ट करना चाहिए, और वो टेस्ट के रिजल्ट्स को पब्लिश करना चाहिए कि ये कंपनियों की दवाइयाँ टेस्ट की गई, इसमें कोई सब स्टैंडर्ड मिला गया तो उसको ये सज़ा दी गई, कंपनी को बंद कर दिया गया। तो उसमें सबका विश्वास बढ़ेगा कि ये सारी क्वालिटी इनकी अच्छी है। पर अदरवाइज थोड़ा सा एटलीस्ट हार्ट पेशेंट्स को मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि एंजियोप्लास्टी के बाद या हार्ट अटैक के बाद पहले 1 साल आप थोड़ा अवॉइड करें जेनरिक मेडिसिन को, तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्वालिटी का इशू हो सकता है। हालांकि देखिए इसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता है और कोई इसको सरकार के लेवल पर भी ये बोला नहीं जाएगा, लेकिन ये कई जगह के आर्टिकल न्यूज़पेपर वगैरह के हमने देखे हैं जिसमें काफ़ी ब्रांड्स या काफ़ी मटेरियल जो टेस्ट किए जाते हैं उसमें पाया जाता है कि वो दवा क्वालिटी की नहीं थी, कि सब स्टैंडर्ड थी, कि प्रॉपर स्टरलाइजेशन नहीं हो रहा था, कि नकली दवा बेची जा रही थी। तो वो सारी जो है, अगर हम स्टैंडर्ड कंपनी की दवा लिखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कंपनी की क्योंकि रेपुटेशन उस पर टिकी हुई है तो कंपनी आपको एटलीस्ट घटिया क्वालिटी नहीं देगी। तो गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए कि रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए, और हर कंपनी जो लो स्टैंडर्ड की दवा बनाती है या घटिया दवा बनाती है या जिसका प्रोडक्ट अगर चेकिंग में ख़राब पाया जाता है तो उसको सज़ा दी जाए, उसको जेल किया जाए, ताकि बाकी लोग के लिए भी एक एग्जाम्पल हो। एज ऑफ नाउ थोड़ा सा हमें प्रेजेंट गवर्नमेंट के जो रेगुलेशंस हैं या अभी जो कंडीशंस है उसके हिसाब से हम थोड़ा एज ए कार्डियोलॉजिस्ट थोड़ा हेजिटेंट रहते हैं। बीपी शुगर कोलेस्ट्रॉल में आप फिर भी जेनरिक दवाइयाँ ले सकते हो, लेकिन रेगुलर दवाइयों में बाकी सब जिसमें पेशेंट का ज़िंदगी टिका हुआ है, खासकर खून पतला करने की जो दवा है जिसमें अगर एक डोज भी कम ज़्यादा हो गया तो पेशेंट की तुरंत डेथ हो जाएगी, तो वैसी दवाइयों में थोड़ा सा लेना हम रिस्की बोलते हैं। हालांकि फिर भी ये पेशेंट का डिस्क्रिप्शन है, वो लेना चाहे तो ले सकते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना वगैरह की दवाइयों को आप में भी थोड़ा ज़्यादा रिलाई कर सकते हैं कि वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा अच्छा ब्रांड्स मिलेगा। बाकी दुकानों में जो कंपनी वाले जेनरिक देते हैं वो थोड़ा सा कौन सा जेनरिक आपको दिया जा रहा है दुकानदार वाला, वो आपको थोड़ा जज करना मुश्किल पड़ेगा कि वो क्वालिटी है कि नहीं। इसलिए वो मैं थोड़ा सा सब स्टैंडर्ड उनको मानता हूँ, इसलिए मैं उनको बहुत रिकमेंड नहीं करता हूँ। प्रधानमंत्री योजना वगैरह के थ्रू में भी आपको थोड़ा ज़्यादा स्क्रूटिनाइज या ज़्यादा सुपरवाइज क्वालिटी मिले, इसके चांसेस ज़्यादा हैं। स्टैंडर्ड ब्रांड्स में भी जो कंपेरेटिवली चीपर ब्रांड्स है वो थोड़ा आप डॉक्टर को इंकरेज कर सकते हो, तो इससे डॉक्टर्स थोड़ा वो यूज़ करके आपके कॉस्ट को कम कर सकते हैं। बार बार डॉक्टर के साथ वो चीज़ों को अगर आप डिस्कस करते हो तो थोड़ा जो लेस इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जैसे एंटासिड्स है, जैसे पेट दर्द की दवाएं है या कॉन्स्टिपेशन की दवाएं है, या अगर सर दर्द वगैरह की दवाएं या मसल प्रोटीन की दवाएं हैं, इस तरह की जो दवाएं हैं जिनके बिना काम चल सकता है वो आप डॉक्टर्स को बोलेंगे तो वो कट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ये दवाइयों पर आपका जीना मरना डिपेंडेंट नहीं है। ये दवाइयों को आप एसओएस बेसिस पर जब तकलीफ हो, जब एसिडिटी लगे तब ले लिया, जब मसल पेन हुआ तब ले लिया, जब कॉन्स्टिपेशन हुआ तब ले लिया, तो वैसा आप मैनेज कर सकते हो। तो इससे आपका सिग्निफिकेंट कॉस्ट कम हो सकता है। इसके अलावा कोई पेशेंट असिस्टेंट प्रोग्राम्स या मेडिकल प्रोवाइड करने वाले इंश्योरेंसेस वगैरह हैं, वैसे चीज़ों का आप प्रयोग कर सकते हो। कई जगह पे गवर्नमेंट असिस्टेड प्रोग्राम्स या कुछ एनजीओज हैं जो मेडिसिन पे लोगों को डिस्काउंट्स देती हैं, वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो। कई जगह पे बल्क परचेजेस करने पर भी आपको थोड़ा डिस्काउंट मिलता है, जैसे अगर आप एक बार में साल 6 महीने का दवाइयाँ परचेज करते हो तो उसमें थोड़ा आपको डिस्काउंट मिलता है, लेकिन उसमें भी एक कैच है
कि कई बार आप ऑनलाइन इस तरह की दवाइयाँ मंगा तो लेते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर ने कोई रिएक्शन की वजह से या कोई प्रॉब्लम की वजह से दवा अगर चेंज कर दिया, तो फिर आपके वो एक्स्ट्रा मेडिसिन वेस्ट हो जाती है। आपका जो पैसे बचाने का प्रॉब्लम था वो एक तरह से कट जाता है, क्योंकि दवाइयाँ वेस्ट हो जाती है, दवाई को रिटर्न करना मुश्किल हो जाता है। तो वैसे केसेस में जहाँ पे ऐसे चांसेस हैं कि डॉक्टर दवाइयाँ चेंज कर सकता है, क्योंकि आपकी बॉडी के पैरामीटर्स, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल में बार बार वेरिएशन आ सकता है, तो आप 2-2 3-3 महीने का दवाई एक बार में ले सकते हैं। और अगर दवाई चेंज हो रही है तो पुरानी दवा खत्म करने के बाद ले सकते हैं। तो वहाँ पे आप एक एक साल का परचेज मत करिए, क्योंकि दवाओं को वेस्ट होने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो आप वहाँ पे इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। थोड़ा बल्क परचेज आप करते हैं तो कई जगह पे या कई एनजीओज या कई गवर्नमेंट एजेंसीज हैं या ऑनलाइन पे भी आपको थोड़े डिस्काउंट्स बेटर मिल जाते हैं, ऐसा कई जगह है। हालांकि सब जगह ये कोई ऐसी स्कीम वैलिड ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर ये आप पूछ के देख सकते हैं कि कुछ ऐसा आपके यहाँ पे है कि नहीं। तो ये बेसिकली कुछ टिप्स हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। मतलब बेसिकली देखिए, एडजस्टमेंट तो करना आपके डॉक्टर्स की सहमति के साथ ही है। आपको डॉक्टर के साथ कॉम्बिनेशन यूज़ करवा के या लो कॉस्ट जेनरिक्स या लो कॉस्ट मटेरियल्स को यूज़ करवा के, या अच्छी कंपनी के जेनरिक्स भी आते हैं जो बड़ी कंपनीज जेनरिक्स बनाती हैं, वो आपके डॉक्टर से आप लिखवा करके इस तरह से आप कॉस्ट को एडजस्ट कर सकते हो, ताकि आप लंबे समय तक मेडिसिन लेते रहो और कॉस्ट का उतना फाइनेंशियल बर्डन आपको ना हो। कोई खुद से एडजस्टमेंट कर पाना मेडिसिन को इतना ईजी नहीं है, क्योंकि इसमें गलतियां होने का चांस बहुत ज़्यादा है। और अपने खुद से अगर अपने सिलेक्ट करके 2-4 दवाई बंद कर दी, 2-4 चालू रख ली, तो उसमें प्रॉब्लम्स होने का चांस ज़्यादा है। तो ऐसी चीज़ें मत करिए। जो भी डिसीजन करना है अपने डॉक्टर के साथ प्रॉपर डिस्कस करें, फिर मैनेज करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर कोई डॉक्टर ज़्यादा महंगे ब्रांड्स लिखता है तो आप सेकंड ओपिनियन भी ले सकते हैं, दूसरे डॉक्टर को दिखा सकते हैं और उनसे पहले से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे कॉस्ट का प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो आपको थोड़ा कंपैरेटिवली लोअर कॉस्ट के ब्रांड्स लिख के दे सकते हैं। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में आपको कोई नई बातें मिली होंगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।